हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर होगा पूरा का पूरा हम लोग रॉल्स लॉ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को समझेंगे। एक्चुअल में हमने रॉल्स लॉ का पूरा ये कुछ हमने पढ़ रखा था पिछले वाले लेक्चर में कि टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर जो है पूरे सॉल्यूशन का कहीं ना कहीं ये हमारा निकल के आया था। आज पूरा इसी कहीं ना कहीं हम पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के ऊपर कहीं ना कहीं ये जो हमारे लिए टर्म्स निकल के जो आई थी इन्हीं के कहीं ना कहीं रॉल्स लॉ का हम लोग आज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखेंगे। तो आज का पूरा लेक्चर हमारा पूरा का पूरा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा रॉल्स लॉ के ऊपर। तो हम लोग ग्राफ देखते हैं रॉल्स लॉ का भी। तो हम लोग बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रॉल्स लॉ को लेके। रॉल्स लॉ जो हमने पूरा का पूरा पढ़ रखा था, एक्चुअल में ये हमारा फॉर्मूला ड्राइव होके आया था। हमें इस रॉल्स लॉ के अंदर पूरा का पूरा पार्शियल वेपर प्रेशर कंसीडर करना था, कितना निकल के आता है पूरे सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर। तो हमारे पास एक फॉर्मूला आया था P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2। यहाँ P नॉट जो है एक्चुअल में ये प्योर फॉर्म के लिए था, ये प्योर सॉल्यूट होगा या प्योर सॉल्वेंट होगा, उसके लिए हमने P नॉट सिंबल यूज किया था। ये नॉट का जो सिंबल है प्योर के फॉर्म के लिए यूज किया था। आप यहाँ देखो x1 और x2, एक्चुअल में यहाँ x1 और जो x2 है ना आपके, ये x1 और जो x2 है ये आपके मोल फ्रैक्शन है। ये एक्चुअल में मोल फ्रैक्शन को हमने चाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, यहाँ जो दिखाया हमने। और हमें मालूम है कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमेशा मोल फ्रैक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू पॉसिबल है वो 1 होनी चाहिए। मतलब आप देखो यहाँ x1 प्लस x2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 1, इससे तो ज्यादा हो नहीं सकता है। हमने बताया था आपको मोल फ्रैक्शन टॉपिक में। हालांकि अगर मोल फ्रैक्शन का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वहां जाके मोल फ्रैक्शन का आप वीडियो देखो। कहीं ना कहीं हमने बताया था मोल फ्रैक्शन जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू पूरे सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं, अगर उनका मोल फ्रैक्शन निकाला जाए तो उनका मोल फ्रैक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 1 होना चाहिए। और 1 से ना कम होगा ना 1 से ज्यादा हो सकता है। तो जब हमारा x1, यहाँ दो कंपोनेंट है पूरे बाइनरी सॉल्यूशन के अंदर, एक x1 कंपोनेंट है, दूसरा x2 कंपोनेंट है, दोनों कंपोनेंट को मिक्स किया जाए तो अगर उनका मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करके निकाली जाए तो मैक्सिमम वैल्यू 1 आने की चांसेस है और 1 होगा ही होगा। आप देखो जब इन दोनों का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 1 होगा तो हम इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इस कंपोनेंट का। आप देखो जब x1 की यहाँ फर्स्ट केस पे आप देखो यहाँ नीचे की तरफ मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया गया है और ऊपर की तरफ वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट किया गया है। आप ग्राफ को ढंग से समझोगे, इंपॉर्टेंट है थोड़ा। हमने ऊपर की तरफ जो है कहीं ना कहीं वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट किया और नीचे वाले लाइन पे हमने मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया है। आप देखो मोल फ्रैक्शन जो है फर्स्ट वाले केस में x1 की वैल्यू 1 है और x2 की वैल्यू कितना होगा 0, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ना कि x1 और x2 दोनों ऐड होने पे मैक्सिमम कितना पॉसिबल है 1, इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। आप बताओ जब x1 की वैल्यू 1 हो, यहां पुट करो, यहां जब x1 की वैल्यू 1 पुट करोगे यहां तो जाहिर सी बात है P1 नॉट निकल के आएगा, क्योंकि यहां x1 के साथ अगर इसके साथ टर्म के साथ 1 मल्टीप्लाई करोगे तो P1 नॉट निकलेगा। लेकिन अगर x2 की वैल्यू 0 रख देंगे तो ये पूरा का पूरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है इस कहीं ना कहीं ग्राफ के ऊपर यहाँ पे P2 का कहीं भी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बस केवल हमने किसको रिप्रेजेंट किया है P1 नॉट को, क्योंकि हमारा x1 की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट आप देखो ग्राफ को थोड़ा सा, x1 की वैल्यू यहां 1 थी और x2 की वैल्यू क्या है 0 है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं यहां हमारा x1 का वैल्यू जो 1 होता था अब धीरे धीरे क्या हो गया 0 हो गया। मतलब एक टाइम ऐसा आया सॉल्यूशन के अंदर कि मोल फ्रैक्शन जो है कहीं ना कहीं फर्स्ट कंपोनेंट का डिक्रीज होने लगा और वो जाके 0 हो जाता है और नेक्स्ट जो है x2 की वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते कितना चली जाती है 1। आप देखो इन दोनों को वापस से फिर से ऐड करोगे तो मैक्सिमम कितना होने की चांसेस है 1। तो आप बताओ जब यहाँ x2 की वैल्यू अगर 1 होगी और x1 की वैल्यू 0 होगी तो आप देखो जब x1 की वैल्यू 0 पुट करो पूरा का पूरा कंपोनेंट 0 हो जाएगा ये वाला। लेकिन जैसे आपने x2 की वैल्यू 1 पुट की तो क्या बचा P2 नॉट, तो यहां हमने इसको P2 नॉट रिप्रेजेंट किया। तो यहां P1 नॉट और P2 नॉट वेपर प्रेशर के फॉर्म में यहां रिप्रेजेंट होते हुए दिख रहे हैं। ये कैसे दिख रहे हैं, एक बार x1 की वैल्यू 1 है तो पूरा नेक्स्ट टर्म में x1 की वैल्यू 0 हो जाती है और x2 की वैल्यू क्या हो जाती है 1 होती है। धीरे धीरे घट रहा है पूरे, देखो यहाँ x1 की वैल्यू सपोज करो 1 है, थोड़े टाइम के बाद 0.8 हो जाए, ये जो है वैल्यू x2 की 0.2 हो जाए, क्योंकि दोनों का सम जो है हमेशा कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। नेक्स्ट उसी तरीके से यहाँ एक ऐसा स्टेज आएगा 0.5, यहाँ भी 0.5 जाएगा दोनों कंपोनेंट। तो धीरे धीरे एक केस देख रहे हैं कि x1 की वैल्यू घट रही है तो आप देखो P1 नॉट जो यहां पे था धीरे धीरे डिक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है, कहां जाके 0 हो गया कुछ टाइम के बाद। यहां से वैल्यू अभी मैक्सिमम अमाउंट पे था, अब धीरे धीरे P1 नॉट की वैल्यू घटते घटते जाके 0 हो गई यहां x1 के केस में। लेकिन जैसे जैसे x2 बढ़ रहा है तो आप बताओ यहां से जो वैल्यू 0 पे P2 नॉट थी, यहां एक्चुअल पे P2 नॉट क्या थी 0 पे थी और P1 नॉट मैक्सिमम वैल्यू 1 पे थी, तो P1 नॉट धीरे धीरे घट गया
क्यों? क्योंकि x1 की वैल्यू घट रही है, जाके एक टाइम ऐसा है कि 0 हो गया तो ये p1 नॉट की वैल्यू जाके 0 हो जाता है। लेकिन x2 की वैल्यू जो 0 थी तो ये p2 नॉट की वैल्यू भी यहां 0 थी, लेकिन जैसे जैसे x2 की वैल्यू 1 हुई तो p2 नॉट धीरे 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 बढ़ती चला गया। आप देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत इजी है, बस ये टर्म याद रखना है कि मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन का वैल्यू 1 पॉसिबल है। दोनों के केस में मोल फ्रैक्शन को आपने कंसीडर किया, एक बार 1 लिया, एक बार 0 हुआ, x1 की वैल्यू 1 और x2 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू फिर 0 हो गई, x2 की वैल्यू 1, तो एक बार ये टर्म जो है x1 वाली घट रही है और दूसरी वाली क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो यही आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ये दोनों अलग अलग सॉल्यूट और सॉल्वेंट का आपने कहीं ना कहीं रिप्रेजेंटेशन कर दिया। अगर अब आपसे पूरे सॉल्यूशन का कहीं ना कहीं पूछा जाए वैल्यू, तो हमने पूरे सॉल्यूशन को क्या पढ़ा था कि इन दोनों टर्म्स को ऐड कर दो आप, p1 नॉट वाली वैल्यू को और p2 नॉट वाली वैल्यू को अगर आप ऐड करते हो तो पूरे सॉल्यूशन का पार्शियल वेपर प्रेशर निकल जाएगा। तो यहां p1 नॉट था, यहां p2 नॉट है, इन दोनों का वैल्यू अगर p टोटल अगर पूरे सॉल्यूशन का निकाला जाए तो क्या p1 प्लस p2 ऐड कर देंगे, p1 नॉट प्लस p2 की वैल्यू अगर पूरा मतलब ये p1 टर्म और p2 टर्म जो अलग अलग निकाला था, इन दोनों के वैल्यू को अगर हम p1 और p2 के पार्शियल वेपर प्रेशर को ऐड कर दें तो क्या हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ टोटल फाइंड हो जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका, रॉल्स लॉ का। ये पूरा का पूरा आई थिंक हमको लगता है आपको समझ में आया होगा। अगर बात करें तो इस रॉल्स लॉ के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखते हैं अभी। तो हम लोग एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने से पहले एक टॉपिक देख लेते हैं, ये भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। एक्चुअल में रॉल्स लॉ है जो स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, मतलब कहने का मतलब है रॉल्स लॉ जो है एक हेनरी लॉ का स्पेशल केस है। तो बस रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ में डिफरेंसेस बात करें तो ये पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यहाँ भी पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। लेकिन ये जो हेनरी लॉ थी, ये हेनरी लॉ जो थी कहीं ना कहीं एक्चुअल में ये गैसेस के लिए एप्लीकेबल है। तो यहां जब गैसेस की सॉल्युबिलिटी को देख रहे थे वाटर के अंदर, मतलब कौन सा गैस कितना ज्यादा वाटर के अंदर प्रेजेंट है, एक्वेटिक प्लांट और एनिमल्स कैसे अपने आप को कंफर्टेबल फील करते हैं, ये सारी टर्म्स जो है हेनरी लॉ के अंदर आई थी। कोल्ड ड्रिंक्स वाली भी कहानी आपको याद होगी। लेकिन रॉल्स लॉ के केस में देखें तो वाटर के अंदर वाटर को मिक्स करना था। जब वाटर का कंपोनेंट एक सॉल्यूट भी लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, उस केस में एक नया पार्शियल वेपर प्रेशर टर्म को कहीं ना कहीं कैलकुलेट करने के लिए हमें जरूरत पड़ी जिस लॉ की, उसे हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, रॉल्स लॉ। तो बोला जाए रॉल्स लॉ जो है बिल्कुल आपका हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है, जिसमें रॉल्स लॉ के अंदर दोनों कंपोनेंट लिक्विड में होने चाहिए और हेनरी लॉ के अंदर एक गैसियस फॉर्म में और दूसरा लिक्विड फॉर्म में, मतलब आपने गैसेस को लिक्विड के अंदर डिसॉल्व किया है। तो पूरा का पूरा ये टॉपिक भी आपको बहुत आसानी से समझ में आया होगा कि रॉल्स लॉ जो है कैसे स्पेशल केस है हेनरी लॉ का। दोनों हालांकि मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करते हैं, यहाँ दोनों की टर्म अलग बदल जाती है, यहाँ KH हेनरी कांस्टेंट और यहाँ P नॉट एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो एक एक लिक्विड के लिए है और दूसरा गैसियस इन लिक्विड के लिए है। यहाँ जो हेनरी लॉ के केस में आपका जो गैस का पार्टिकल होगा वो सॉल्यूट होगा, मतलब मिनिमम अमाउंट में होगी, और जो लिक्विड का पार्टिकल होगा वो मैक्सिमम अमाउंट में होगी। तो हेनरी लॉ गैसेस के लिए और रॉल्स लॉ लिक्विड इन लिक्विड के लिए है, इसलिए इसको रॉल्स लॉ को स्पेशल केस कंसीडर किया गया है किसका, हेनरी लॉ का। लेकिन दोनों सेम नहीं है, ऐसा कहना मुश्किल है कि हम रॉल्स लॉ और हेनरी लॉ को कह दे कि दोनों एक जैसे हैं, सेम है, ये बात गलत होगी। लेकिन एक स्पेशल केस है किसका, हेनरी लॉ का। तो नेक्स्ट अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल को अभी करेंगे इसी टॉपिक पे, रॉल्स लॉ के ऊपर। हालांकि जो ये क्वेश्चन है आपका पूरा कहीं ना कहीं फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। एक्चुअल में देखा जाए तो है क्या कि द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर इथाइल अल्कोहल, आप यहाँ वर्ड कंसंट्रेट करो, प्योर इथाइल अल्कोहल एट 298 केल्विन इज 20 mm ऑफ Hg, its mole fraction is 0.40. What is the total vapor pressure of solution? क्वेश्चन में आपको प्योर इथाइल अल्कोहल बोल दिया, मींस दैट यहाँ आपको P नॉट की वैल्यू दे दी, यहाँ P नॉट की वैल्यू गिवन है, यहाँ मोल फ्रैक्शन की भी वैल्यू गिवन है। जब यहाँ दोनों टर्म्स गिवन है तो क्या टोटल वेपर प्रेशर नहीं निकल जाएगा, क्या निकलेगा फॉर्मूला, P इक्वल्स टू P नॉट इनटू x। यही तो था फॉर्मूला रॉल्स लॉ का कि पार्शियल वेपर प्रेशर टोटल का कैलकुलेट करना है तो उसमें P नॉट जो प्योर फॉर्म का होगा वो कंपोनेंट की वैल्यू को पुट करो और मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को पुट कर दो, यही आपका आंसर होगा टोटल वेपर प्रेशर। तो ठीक है, आप इसको कैलकुलेट करो, तब तक हम इसका सॉल्यूशन बताते हैं। तो बात करें एक्चुअल में रॉल्स लॉ का, जो हमारा फॉर्मूला था P इथाइल अल्कोहल इक्वल्स टू पार्शियल वेपर प्रेशर इथाइल अल्कोहल का टोटल सॉल्यूशन में कैलकुलेट करना था। तो हमें प्योर फॉर्म का इथाइल अल्कोहल का P नॉट का वैल्यू और मोल फ्रैक्शन के वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है।
मोल फ्रैक्शन इसाना जो है मोल फ्रैक्शन की वैल्यू 0.40 दी थी और प्योर इथाइल अल्कोहल की वैल्यू 20 गिवन थी। बस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा आंसर निकल के आता है कहीं ना कहीं टोटल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ इथाइल अल्कोहल। नेक्स्ट अगर हम इस बहुत आसान क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड है। नेक्स्ट हम लोग लेक्चर में जो होगा पूरा का पूरा कुछ ना कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है उनको देखेंगे रॉल्स लॉ के ऊपर, और फिर हम लोग आगे की तरफ प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।